नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जो क्यूज मिल रहे हैं वो हम पहले एशियाई बाजारों की भी अच्छी शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। ग्लोबल बाजार को भी देखें तो वहां पर भी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली थी और शुक्रवार को हमने देखा कि भारतीय बाजार ऊपर से हल्के नीचे आए थे, लेकिन आधा % की मजबूती के साथ भारतीय बाजार भी बंद हुए। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, इस पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट का क्यूज कैसे हैं ये बताएंगे दीपांशु। इसके अलावा आज के लिए मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये बताएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और खबरों के दम पर आज कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे ये भी समझेंगे और इसके लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले दीपांशु से शुरुआत करते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी तो पॉजिटिव है और इसके अलावा हमने कच्चे तेल में भी देखा था कि लगातार दूसरे हफ्ते एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला था। तो तमाम क्यूज मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। और क्या डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल बाजार में? बिल्कुल, एक बार फिर से आप देखेंगे तो ग्लोबल बाजारों में तेजी का ही माहौल है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 3 हफ्तों के बाद अमेरिकी बाजारों में साप्ताहिक बढ़त देखने को मिली और वो ट्रेंड आज सुबह भी कंटिन्यू कर रहा है। सारे एशिया के बाजार पॉजिटिव हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग 70 अंक ऊपर है इस समय। अमेरिका के बाजारों की बात करें तो पिछले हफ्ते डाउ 2.5% ऊपर था, S&P 500 3.5% ऊपर था और वहीं नैस्डैक 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों में तेजी रही, 450 अंक उछलकर बंद हुआ डाउ, वहीं S&P और नैस्डैक दोनों ही 1.5% ऊपर बंद हुए। इस हफ्ते से कुछ और राज्य अमेरिका में लॉकडाउन हटा रहे हैं। एप्पल कह रहा है कि वो लगभग सारे अपने स्टोर्स आज से खोलने वाला है। साथ ही जो एयरलाइन और होटल स्टॉक्स हैं वहां पर भी हमने खरीदारी देखी। तो ये जो लॉकडाउन हटाने की जो थीम आ गई है बाजार में वापस, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेजी का माहौल बरकरार है। ये सब हो रहा है, इसके बावजूद आप देखिए तो जो अप्रैल का जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी शुक्रवार के दिन, वो अब तक की सबसे खराब रही है और इसके बावजूद हमने बाजारों में तेजी का माहौल देखा है। अगर अप्रैल की जॉब्स रिपोर्ट की बात करें तो अप्रैल महीने में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है सिर्फ अप्रैल के महीने में। बेरोजगारी लगभग 15% पहुंच चुकी है और यही मार्च के महीने में बेरोजगारी 4.5% पर थी। तो मार्च की 4.5% की बेरोजगारी अब 15% तक पहुंच चुकी है। 1930 के बाद सबसे खराब बेरोजगारी है इस समय, सबसे बड़ी बेरोजगारी का आंकड़ा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखा है, जो हमने 4.5% से 15% का उछाल देखा है। अनुमान से थोड़ा बेहतर था, तो ये एक बात है कि काफी खराब है, पर अनुमान था 2 करोड़ 15 लाख का और ये आया है फिगर 2 करोड़ 5 लाख पर। तो 10 लाख का फिगर है जो कि 5% का वेरिएशन, तो अनुमान से थोड़ा बेहतर था पर फिर भी काफी खराब जॉब्स डेटा रहा है। नौकरी गंवाने की संख्या जो 15% है, अनुमान 16% का था जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं। 2008-2009 की जो मंदी हुई थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट 10% पहुंच गया था। तो ऑलरेडी ये आंकड़ा तब से अब तक का खराब है और अगर आप इसमें हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ऐड करें, पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट ऐड करें या उन लोगों का आंकड़ा ऐड करें जो नौकरी इस समय ढूंढ रहे हैं, तो ये फिगर 22-23% पर चला जाता है और इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेट है कि 25% एक्चुअल फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट का यूएस में। तो ये सबसे खराब खबर आ रही है। टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जॉब लॉसेज हुए हैं जहां तक अमेरिका का सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फरवरी में बेरोजगारी 3.5% थी जो मार्च में बढ़कर 4.5% हुई, जो अब 15% है। तो ये काफी बढ़ने का ट्रेंड है पर बाजार इसको कंप्लीटली डिस्काउंट कर रहा है। अगर बाकी बाजारों की बात करें तो यूरोप के बाजारों में भी तेजी रही, 1.5 से 2% की रैली वहां पर देखी। कच्चे तेल में लगातार हमने सुधार देखा है, अब थोड़ा दायरे में आ गया है। तो 24-25 के आसपास आपको WTI दिखेगा और 30-31 के आसपास ब्रेंट दिखेगा। तो एक रेंज आ गई है पिछले 2-3 दिनों में कच्चे तेल की, जो एक अच्छी खबर है। सोना भी हल्की सी गिरावट के साथ 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सोना, कच्चा तेल दायरे में है। जॉब्स डेटा काफी खराब था पर अनुमान से थोड़ा बेहतर था और लॉकडाउन हटने से या लॉकडाउन में ढील आने से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी एक बार आपको फिर से देखने को मिल रही है। तो लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में तेजी है और सोना और कच्चा तेल दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं? कोरोना को लेकर आज 2 तरह के अपडेट्स हैं। तो कुछ अच्छे अपडेट्स भी हैं, हर बार जब हम बात करते हैं तो अपडेट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। थोड़े से अच्छे अपडेट्स हैं और थोड़े से खराब अपडेट्स हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़े मिले जुले अपडेट्स हैं। अगर आप कुल प्रभावित लोगों की संख्या देखें तो अब 42 लाख के पास पहुंचते हुए दिख रही है। 2,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लाख लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं, पर कल की अगर बात करें तो 80,000 नए मामले सामने आए और लगभग 3,500 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 13.5 लाख से ज्यादा लोग इस समय संक्रमित हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि 13,70,000 लोग संक्रमित हैं।
पर एक अच्छी खबर जो है अमेरिका के लिए, जो रेट ऑफ न्यू हॉस्पिटलाइजेशन है, जो नए मामले आ रहे हैं उसमें गिरावट आ रही है। और न्यूयॉर्क जो सबसे प्रभावित एरिया है, वहां के गवर्नर ने खुद कहा है कि अब नए हॉस्पिटलाइजेशन और न्यू डेथ्स का जो रेट है वो गिर रहा है। इसके बावजूद अगर आप देखें तो अमेरिका में 80,000 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कल का आंकड़ा देखें तो सिर्फ 20,000 नए मामले आए, जो कि उनकी डेली एवरेज जो 30,000 की उससे काफी कम है। पर हमने पहले भी ये देखा है कि जो वीकेंड के मामले आते हैं वो यूजुअली थोड़े कम होते हैं, और फिर जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है वो डेटा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस बार हम 1-2 दिन वेट करेंगे ये बोलने के लिए कि गिरावट का ट्रेंड है। अगर सच में गिरावट का ट्रेंड है तो आने वाले 1-2 दिन में फिर से दिख जाएगा, क्योंकि यूजुअली पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो वीकेंड के नंबर्स आते हैं वो थोड़े कम रहते हैं डेली एवरेज से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूके में अब इटली से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो यूके में 2,20,000 लोग संक्रमित है, इटली में भी लगभग उतना है, बट यूके का आंकड़ा अब इटली से आगे हो गया है। वहीं इटली में अच्छी एक खबर जरूर आई है कि इटली में नए केसेस में भारी गिरावट हुई है। 9 मार्च यानी कि 2 महीने के बाद दिन के जो नए मामले आ रहे हैं वो 1000 के नीचे चले गए हैं इटली में। तो ये एक अच्छी बात है। कल 802 नए मामले आए, तो 1000 के नीचे इटली में नए मामले जाना एक बहुत बड़ी बात है। वहीं आप बात करें तो साउथ कोरिया और जर्मनी, जिन्होंने लॉकडाउन में काफी ढील दे दी थी, वहां पे नए केसेस में उछाल देखा है। तो ये एक चिंता की बात हो गई, क्योंकि लॉकडाउन उन्होंने हटा दिया था। लॉकडाउन में काफी सारे बदलाव हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में। यूके ने वैसे तो लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया है, पर आज से काफी एरिया में ढील दे रहे हैं। कुछ लोग अब काम पर वापस जा सकते हैं, कुछ तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वापस शुरू किया जा रहा है, काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, पर वैसे लॉकडाउन 1 जून तक एक्सटेंड कर दिया है यूके ने। वहीं अगर आप बात करें तो इटली और स्पेन ने कई जगहों पर लॉकडाउन में और ढील दे दी है, पर कुवैत जैसे एरिया ने लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, ये एक चिंताजनक बात हो सकती है। जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो कोरोना से प्रभावित हैं। तो अब माइक पेंस भी अपने आप को कुछ दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेट करेंगे। यही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक हेल्पर हैं, वैले जिसे कहते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का केस का जो टेस्ट है वो अभी तक नेगेटिव आया है। केटी मिलर के संपर्क में काफी सारे और लोग आ चुके हैं जो माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी हैं। तो एक सीनियर एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस के, जो इनके पति हैं, वो भी इस समय आइसोलेट कर रहे हैं। साथ ही जो डॉक्टर एंथनी फाउची हैं, जो कि इस समय कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, वो अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। जो यूएस एफडीए के डायरेक्टर हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं वो भी अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो अब जो इंसान इस समय कोरोना टास्क फोर्स के लिए एक अहम पोजीशन पे है, सभी अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो सब एक प्रभावित इंसान के संपर्क में आ गए हैं। तो ये एक चिंता की बात है कि व्हाइट हाउस में इस समय कोरोना के मामले फैल रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत के लिए काफी खराब दिन रहे हैं पिछले 3 दिन। अगर शुक्रवार की बात करें और अब तक, तो हमने देखा है कि 14,000 नए मामले सामने आ गए। कल 4,300 नए मामले सामने आए और 111 लोगों की मौत हो गई। भारत में अब 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 67,000 से ज्यादा लोग इस समय प्रभावित हैं। हालांकि 21,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। ये नए केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं भारत में क्योंकि भारत ने टेस्टिंग काफी तेजी से बढ़ा दी है। पर हाँ, भारत में जिस तरह से केसेस फैल रहे हैं इस समय काफी चिंताजनक है। ओके, चलिए दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, छोटी से छोटी डिटेल हमने आपको दी कोरोना के अपडेट से लेकर भी, और ग्लोबल बाजार से भी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। तो इस वक्त तो तेजी का माहौल आ रहा है जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजार से, लेकिन शुक्रवार को भारतीय बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये भी हम आपको बता देते हैं। एफआईएस का फिगर देखेंगे, कैश में तो खरीदारी हुई है, 1725 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से देखी गई है। घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो यहाँ पर शुक्रवार को कैश मार्केट में करीब 1503 करोड़ की बिकवाली की है घरेलू निवेशकों ने, और वायदा बाजार में भी एफआईएस ने करीब 616 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन आंकड़ा खरीदारी का जो है एफआईएस का कैश मार्केट में वो यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, 1725 करोड़ का। तो चलिए, इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए और मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं, और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले तो एक खबर पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। बुधवार को सरकार की ओर से एक बड़े राहत पैकेज के ऐलान होने की खबर निकल कर आ रही है, और इसके अलावा आज भी कुछ अहम बैठक होने वाली हैं। तो इन तमाम ये जो जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर और अपडेट्स को लेकर, इसको आज के लिए कैसे देखना चाहिए भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जो खबरें आएगी वो थोड़ी सी राहत देने वाली होंगी 2 तरीके से। पहला, जो प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ जो मुलाकात करेंगे,
उसमें वो उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अल्टीमेटली लॉकडाउन खोलना पड़ेगा धीमे धीमे करके, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन खोले। लाइफ बैक टू ट्रैक या फिर सामान्य करने की जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर आप कितने लंबे समय तक कितना भारी बोझ डालेंगे, तो वो अब करने की बहुत जरूरत है। और शायद इस हिसाब से वो राज्य के मुख्यमंत्रियों को और देशवासियों को तैयार करने की कोशिश करेंगे कि ये किया जाए। तो एक वो खबर होगी। अब ये अलग बात है कि लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन यही है कि राज्यों को तैयार किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि भाई देखिए आप लॉकडाउन धीमे धीमे खोलिए, स्थिति पर नियंत्रण करिए और लोगों को समझाइए और पूरी तरह से पालन करवाइए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना फैले ना। दूसरी तरफ वित्त मंत्री आज बैंकर्स के साथ बैठक करेंगे और बुधवार को कैबिनेट की जो बैठक है उसमें संभावना है कि एक पैकेज आने की बात है। लेकिन ये पैकेज एक चीज ध्यान में रखें, ये होगा सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई और एसएमई के लिए, यानी छोटे और लघु उद्योगों के लिए होगा। बड़े उद्योगों को किसी तरह की कोई राहत मिलेगी इसकी संभावना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि ऑलरेडी सरकार ने अपना नेट बोरोइंग प्रोग्राम बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि सरकार ऑलरेडी लगभग 4.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बाजार से उधार लेने वाली है, जो कि सरकार की बैलेंस शीट पर दबाव तो बनाएगा ही। लेकिन इस वक्त आपके पास चॉइस नहीं है, लोगों की मदद करनी है, राहत देनी है, तो फिर सरकार ये करेगी ही। तो उस लिहाज से आपके फिस्कल नंबर्स थोड़े से खराब होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो कुछ भी पैकेज दिया जाएगा वो देखना होगा कि वो किस तरह से आता है पैकेज और किस साइज का होता है। क्योंकि अगर बैंक को ही पैसे बांटने हैं, लोन बांटने हैं, तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बैंक भले कुछ भी कहें कुछ भी करें लेकिन बहुत ज्यादा पैसा बांटेंगे नहीं। लेकिन अगर ये पैसा बांटने और लोन देने की कोई और प्रोसेस सरकार बनाती कि डायरेक्टली वित्त मंत्रालय से या किसी और तरीके से जाए, तो फिर पैकेज इफेक्टिव होगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, पैकेज की उम्मीदों में और लॉकडाउन खुलने की उम्मीदों में थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि अच्छी खबरों के आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो कम से कम ये शुरुआत करने के लिए, हफ्ते की शुरुआत करने के लिए ये संकेत थोड़े से बेहतर है। ठीक है, तो संकेत थोड़े से बेहतर हैं और बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिर अनिल जी, आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए, निफ्टी पर 9100 9200 ये अच्छी रेंज है, 9125 से 9200 जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि खरीदारी आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 9375 और 9400 वो रेंज है जहाँ पर आपको 9375 से 9500 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, निचले स्तरों पर 18,950 19,200 सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 19,700 20,000 वो रेंज होगी जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। ओके, तो ये हैं आज के लिए अहम स्तर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, जहां पर क्या आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये तो था मार्केट का एक्शन। आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बताया, लेकिन खबरों के लिहाज से आज कहाँ नजर रखनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि 2 दिनों में काफी सारे नंबर्स भी आए हैं ओवर अ वीकेंड, तो इन नतीजों के बारे में बताइए, नतीजे किस तरह से रहे हैं? बिल्कुल पूजा, आप देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, सबसे पहले उन नतीजों की बात करते हैं तो अनुमान से थोड़े से बेहतर थे, लेकिन जो मुनाफा था वो अनुमान से कम आता हुआ दिखा। प्रोविजंस इस बार बढ़ते हुए दिखे, इसी के चलते जो ब्याज से आए उसमें 17% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। साथ ही अगर प्रोविजंस की बात करें तो 186% तक प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखे। करीब 6,000 करोड़ पे प्रोविजंस आए 2083 करोड़ से बढ़कर। साथ ही अगर असेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज्यादा गिरावट हमने एसेट क्वालिटी में नहीं देखी। इनफैक्ट जेएनपीएस थोड़े से सुधरते हुए दिखे हैं, 5.95% के सामने 5.53% पर जेएनपीएस आते हुए दिखे और नेट एनपीएस भी 1.41% पे आते हुए दिखे। मार्जिन 3.87% पर इंटैक्ट है, तो ये भी पॉजिटिव था। इसके अलावा आप देखिए श्री सीमेंट अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है करीब 2% तक कम होती हुई दिखी है, 3,220 करोड़ के लेवल्स के आसपास। और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 27% तक की बढ़त देखने मिली है। मार्जिन इस बार 33% पे आते हुए दिखे, मुनाफा भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के अनुमान से बेहतर नंबर्स श्री सीमेंट के हैं। एचडीएफसी एएमसी नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, जो आय है करीब 2% तक कम होती हुई दिखी। मुनाफा 10% इस तिमाही में घटता हुआ दिखा है। और अदानी ट्रांसमिशन के भी नंबर्स काफी वीक हैं, जो आय है वो करीब 8% तक बढ़ती हुई दिखी, लेकिन जो मुनाफा है उसमें 60% तक की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन इस बार करीब 16% पे है, 26% से घटकर कामकाजी मुनाफे 35% तक कम होता हुआ दिखा है। पूजा, ओके, तो ठीक है, ये तो थे नतीजे जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा देवांशी, खबरों के दम पर आज कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे?
बिल्कुल, आज देखिए सबसे पहले फुत्सी की जो रीबैलेंसिंग होने वाली थी जून में, इस पर नजर करें क्योंकि श्री सीमेंट, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, L&T ये सभी के सभी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रहेगी। हमने पिछले महीने देखा था कि फुत्सी की रीबैलेंसिंग की उम्मीद में ये सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है, लेकिन अब फुत्सी ने ये कहा है कि अब अपनी जो रीबैलेंसिंग है या भारत पर जो वेटेज बढ़ाने का निर्णय है उन्होंने सितंबर तक टाल दिया है। 30 जून को नए अपडेट्स देने वाले हैं, तो इस पर आज नजर रखें। इसके अलावा आज आप देखिए फार्मा कंपनी पर नजर रहेगी, सीक्वेंस साइंटिफिक, जहां पे कार्लाइल ग्रुप ने कंपनी में करीब 76% हिस्सेदारी खरीदने की योजना की है। 1500 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदेंगे, जहां पे 26% की ओपन ऑफर भी लाएंगे। सिप्ला, इनके लिए भी अच्छी खबर है, जहां पे बैंगलोर की जो एपीआई इकाई है इनको यूएस एफडीए से EIR मिल चुका है, ये पॉजिटिव खबर। और कैडिला हेल्थ केयर के लिए भी पॉजिटिव, जहां पे कोरोना वायरस टेस्ट किट बनाने में कंपनी मदद करेगी। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो टेस्ट किट्स बनाए थे, अब उनके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके जो मैक्सिमम किट्स हैं, जो बल्क में किट्स बनाने हैं, वो कैडिला हेल्थ केयर उनके लिए बनाते हुए दिखेगी। IRCTC के लिए पॉजिटिव खबर, क्योंकि अब भारतीय रेल कल से यात्री ट्रेन शुरू करेंगे। करीब 15 ट्रेन हर रोज अब शुरू होती हुई दिखेगी। धीरे धीरे अब लॉकडाउन खत्म होता हुआ दिख रहा है उसके चलते, तो इसके चलते IRCTC पर नजर रखें। और आखिर में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर भी आज नजर रखें। 14 मई को राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट तय होती हुई दिखी है, जहां पे शेयरधारकों को 15 शेयर्स के बदले 1 शेयर राइट इश्यू में मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही सऊदी अरेबिया की वेल्थ फंड जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदारी करने की योजना कर रही है। तो ये दोनों खबरों के चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर एक बार फोकस में रहेगा। ओके देवांशी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो चलिए, ये तो थी खबरें जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने एक कॉल में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय दी है। पहला कॉल है टेक महिंद्रा पर इनका, जिसमें ये खरीदारी की राय दे रहे हैं 528 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 550 का। और अगला कॉल है अमरा राजा बैटरीज में, जिसमें ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं, 553 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 530 का। ये है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल्स। और चॉइस ब्रोकिंग ने टोरेंट पावर में बिकवाली करने की राय दी है। आज के लिए आपको 289, 283 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस लगाइए 310 का, फ्यूचर लेवल में 301 के लेवल्स पर टोरेंट पावर में यहाँ पर बिकवाली करने की राय। तो चलिए, ये तो थे ट्रेडिंग की कॉल्स, लेकिन आज एक और रणनीति समझ लेते हैं मार्केट की, और ये बताने के लिए नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज मार्केट पर क्या नजरिया बन रहा है आपका, और निफ्टी के हेमस्टर आज आप क्या देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग पूजा। लास्ट वीक जो हमने गिरावट देखी थी उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ था। 9400 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ पे निफ्टी में कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वहीं निचली स्तर पर देखें तो 91 एंड 9200 का मेजर सपोर्ट है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कंटिन्यूस गिरावट हो रही है, अभी 43 के नीचे जा चुका है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कंफर्ट जोन आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में मेरा ये मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 9190 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। हाई साइड में 9350 एंड 9400 तक के लेवल हम देख सकते हैं। वहीं हम 9500 के ऊपर निफ्टी में एक्सपेक्टेशन नहीं है फिलहाल। 9100 से 9500 के ब्रॉडर रेंज ये वीक के लिए हम कह सकते हैं। तो हाई स्तरों पर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। है निफ्टी में रणनीति खरीदारी करके चलिए 9350 और 9400 के लेवल्स के लिए। इसके अलावा नीलेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए? दोनों ही बाय रिकमेंडेशन है पूजा। पहला है डिफेंसिव स्पेस टोरेंट फार्मा में, वहाँ पे ओवरऑल फार्मा पैक में फ्राइडे के सेशन में हमको काफी अच्छा रुझान देखने को मिला था। टोरेंट फार्मा में एक ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आने वाला है। करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। 2400 का स्टॉप लॉस होगा, 2520 के टारगेट होंगे। सेकंड बाय रिकमेंडेशन होगा जहाँ पे HDFC लिमिटेड में जहाँ पे फ्राइडे के सेशन में एक मल्टी मंथ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला था। 505 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 545 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। दोनों ही काउंटर पोजिशनली भी हमें अच्छे लगते हैं। ओके, तो HDFC नीलेश जी पर समझना चाहेंगे, HDFC लाइफ है या HDFC लिमिटेड? HDFC लाइफ एक्चुअली इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, तो HDFC लाइफ जहाँ पे हमको फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला था। 505 के स्टॉप लॉस होंगे, 545 के टारगेट होंगे। ठीक है, टोरेंट फार्मा और HDFC लाइफ यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना।
तो चलिए, ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी में क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अमित सचेजा जी ने अपनी कॉल्स जो भेजी हैं उसमें जो पहला कॉल आ रहा है वो है गोल्ड पर बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 46,200 का, टारगेट होगा 45,500 का। इस लेवल के लिए गोल्ड में बिकवाली करके चलिए। सिल्वर में भी यहाँ पर ये बिकवाली का ही ट्रेंड देख रहे हैं। 42,700 के लेवल्स इस सिल्वर में आज के लिए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 43,900 का सिल्वर में। और कच्चे तेल में भी आज बिकवाली करने की ही राय होगी। यहाँ पर ये 1750 के लेवल्स देख रहे हैं क्रूड में, और स्टॉप लॉस होगा 1960 का। तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों में ही बिकवाली करने की राय आज के लिए आपको दी जा रही है। यह है कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपके स्क्रीन पर। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले आप देखिए कि ICICI बैंक के नतीजे आए थे, उसके बाद रिपोर्ट्स आते हुए दिखी हैं। CLA से खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य दे रहे 460 रुपये का। ये कह रहे कि हालांकि स्लिपेजेस में थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन बाकी के FY22 के बाद से अगर आप देखें तो क्रेडिट कॉस्ट में जो स्थिरता है वो लौटती हुई नजर आएगी। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य जो है 440 रुपये से बढ़ाकर 450 कर दिया है। श्री सीमेंट के भी नतीजे आए थे, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इसके ऊपर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 18,000 से बढ़ाकर 20,100 कर दिया। ये कह रहे कि इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी कंपनी का ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। और FY21 में वॉल्यूम में गिरावट के बावजूद जो आउटलुक है उनको ये पसंद आ रहा है। CLAC की एक और रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर, जहां पर रेटिंग को अब डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी की राय को बदलकर ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी देखिए 190 से घटाकर केवल 85 कर दिया है। ये कह रहे कि पूरा लॉकडाउन और कोरोना वायरस की चिंता है, इससे ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग को लेकर जो चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। HSBC ने SBI कार्ड्स पर रेटिंग की शुरुआत की, यानी अब रिपोर्ट निकाली है इन्होंने। खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है 720 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रही कि मध्यम अवधि में कंपनी के सामने चैलेंजेस है, लेकिन क्रेडिट का ग्रोथ स्टोरी जो है इसके ऊपर इन्हें भरोसा और कंपनी इसमें एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है। हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अब न्यूट्रल से रेटिंग बदलकर बिकवाली की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी 231 से घटाकर 214 कर दिया है। ये कह रही कि मांग और प्रॉफिटेबिलिटी में जो गिरावट आई है वो वैल्यूएशन में डिस्काउंटेड नहीं है, इसके लिए इन्होंने जो डाउनग्रेड किया और लक्ष्य में भी कटौती की है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स के लिए। तो चलिए, ये तो थी FIR की रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगला शो होगा 5 मिनट जिसमें हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।